जय हिंद। वेलकम टू राम एकेडमी। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग इनके नाम में देख पा रहे होंगे, महान्यायवादी। ठीक है, तो ये जो न्याय वर्ड है ये डिनोट करता है कि ये जो पद है महान्यायवादी का, ये पर्टेनिंग टू जस्टिस होने वाला है, न्याय से संबंधित होने वाला है। ये जो महान्यायवादी का पद होता है ये भारत की जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका अंग होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी आते हैं। ठीक है ना, महान्यायवादी आते हैं। तो ये जो पद है ये किसका पद है, किससे संबंधित है? तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का एक पहलू है, एक अंग है। अब बात करते हैं इस पद का रिलेवेंस क्या है, क्यों आवश्यकता हो इस पद की। तब देखो क्या होता है, जैसे हम सबका भी क्या होता है, फैमिली लॉयर्स होते हैं। ठीक है ना, सबके लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। वैसे ही भारत सरकार का जितना भी लीगल काम होता है जहाँ पर वकील की आवश्यकता होती है, ठीक है, वकालत की आवश्यकता होती है, कोई भी लीगल मैटर हो, और भी बहुत सारे काम है, बट इन अ नटसेल हम कह सकते हैं कि जो भारत सरकार का वकील वाला जितना भी काम होता है वो कौन देखते हैं? भारत के महान्यायवादी। तो रिलेवेंस के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझ सकते हो कि महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में ये आता है कि आर्टिकल 76 है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो राष्ट्रपति हैं ये हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और ये सभी सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी दो बातें याद रखनी है, एक तो आर्टिकल 76, ठीक है ना, और दूसरा याद रख लेना है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम है भारत सरकार जो है इसको विधिक मामले में, ठीक है ना, सलाह देना, मतलब एडवाइजरी रोल भी है, और सहायता करना, ठीक है, मतलब हेल्प भी करना है। ये कौन करेंगे? ये काम है महान्यायवादी का। ये काम किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, महान्यायवादी का। ठीक है, वंस अगेन आप समझ लो इसको कि भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो योग्यता के नाम पे यहाँ पर क्या है, केवल इतना लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, मतलब ही मस्ट पोजेस द कैपेसिटी टू बी द CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, CJI उसी को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलते हैं। ठीक है, या इसी को भारत का भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, ऑप्शन में आपको हो सकता है ये ना मिले, इनडायरेक्टली पूछ ले। अब हमें ये जानना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने CJI बोल दिया था, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है ना, जो CJI होता है वो उन्हीं में से एक होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, उन्हीं को बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने CJI बोला है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मुख्य न्यायाधीश जैसा कुछ नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश की भी वही योग्यता होती है जो अन्य न्यायाधीश की होती है। तो यहाँ पे जरूरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ऑप्शन में आपको वो पूछ लेगा। ठीक है ना, हो सकता है ये ना मिले ये लाइन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है ना, वो पूछ ले कि क्या क्या होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जस्टिस की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, क्या हो? भारत का नागरिक। ये कॉमन रहता है, जितने भी पद हैं भारत में सब में ये कॉमन रहता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि उसे कम से कम 5 वर्ष, ठीक है ना, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो हाई कोर्ट्स में। ठीक है ना, 5 वर्ष क्या रहा हो? वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, 5 वर्ष हाई कोर्ट्स में जज रहा हो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वो एक ही न्यायालय में 5 वर्ष कंप्लीट किया हो। अलग अलग न्यायालयों में उसका टोटल सर्विस कितना होना चाहिए एज ए जस्टिस? 5 वर्ष। ठीक है, तो पहली योग्यता क्या है उच्चतम न्यायालय का जज बनने के लिए? कि उच्च न्यायालयों में
कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ये पहली योग्यता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए। या यहाँ पर और करके लिखा होता है, या अगर ये नहीं हो तो फिर क्या, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अधिवक्ता के रूप में। वहाँ पे आपने देखा कि न्यायाधीश हो तो 5 वर्ष, लेकिन अगर वो न्यायाधीश नहीं है तो 10 वर्ष वकालत किया हो उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स में, ठीक है, कितने, 10 वर्षों तक अधिवक्ता का काम किया हो, है ना, एडवोकेटिंग किया हो, ठीक है। तो न्यायाधीश के रूप में 5 साल, और अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष हाई कोर्ट में जो व्यक्ति काम कर चुका होता है, ठीक है, तो वो देन ही इज एलिजिबल टू बी द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों प्रावधानों के अलावा एक और प्रावधान होता है कि अगर वह व्यक्ति, ठीक है ना, अगर वह व्यक्ति कानून का विधिवेता हो, मतलब लॉ एक्सपर्ट हो, कानून का विधिवेता हो, राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति के नज़रों में अगर वो व्यक्ति लॉ एक्सपर्ट है, क्या है, लॉ एक्सपर्ट है, जिसको हम विधिवेता कहते हैं, कानून का विधिवेता हो, तो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली यही सब योग्यता किसकी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल की, ठीक है ना, महान्यायवादी की भी यही यही योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए एक बार अंतिम बार देख लेते हैं। देखो, न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, लॉ एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, लॉ एक्सपर्ट हो राष्ट्रपति की नज़र में। ये 3 एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। तो योग्यता के नाम पे बस इतना लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए उनको, उनको होना चाहिए उनको होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। अब देखो, सीधी सी बात है, इनका नाम ही है महान्यायवादी, तो इनको ना लॉ का एक्सपर्ट तो होना ही होना चाहिए, है ना, महान्यायवादी। वो छोटा मोटा वकील तो है नहीं, भारत सरकार का वकील है, ठीक है। तो कम से कम मतलब वो, और एक और बात मैं आगे बताऊंगा, वैसे ये क्या होता है, प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, भारत का या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो भारत का सबसे ज़्यादा कानून वेता हो, कानून का एक्सपर्ट हो, ठीक है। अब देखते हैं इनका कार्यकाल। इनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मतलब सामान्यतः ये 5 साल ही होता है सरकार के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप राज्यपालों के बारे में पढ़ते हैं ना, कि वो भी अपना ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सिमिलरली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नियुक्ति, फिर से आपने पहले लाइन में भी पढ़ लिया था, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा, सामान्यतः यही होता है कि राष्ट्रपति को ही, मतलब जो शपथ दिलवाते हैं उन्हीं को त्यागपत्र भी सौंपना पड़ता है। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पर, फटाफट आप लोग देख लो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ना कौन होते हैं, ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और सरकार के वकील भी होते हैं। तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, जैसे प्रथम कौन है और वर्तमान कौन है, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रख लेना है। वैसे मैं पूरी लिस्ट भी बता दूंगा आपको। तो आप देख लो, जो प्रथम है इनका नाम था MC सीतलवाड़, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेकंड लास्ट थे, इनका नाम था मुकुल रोहतगी, और उसके बाद जो 15वें नंबर के आए हैं इनका नाम था के वेणुगोपाल, ठीक है। जो अभी कौन है, के वेणुगोपाल, 2017 से लेकर अभी तक ये हैं, और ये काफ़ी मतलब चर्चित भी व्यक्ति हैं। इनको सम्मान पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। और ये जो अयोध्या का जो अभी वर्डिक्ट आया था लास्ट ईयर 2018 में, उनमें भी ये शामिल थे, ठीक है। इसके बाद भूटान का जो संविधान बना था उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में भी ये थे। तो ये जो अभी के जो है ना अपने, कौन, के वेणुगोपाल, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं और काफ़ी जानकार व्यक्ति भी हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं अभी तक के जितने भी हमारे बने हैं AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके नाम देख लो फटाफट। पहले कौन है, MC सीतलवाड़, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका था, ठीक है, 1950 से 1963 तक, जवाहरलाल नेहरू जी के समय थे ये। उसके बाद CK दफ्तरी, फिर निरीन डे, उसके बाद SV गुप्ते, ठीक है, SV गुप्ते आ गए थे। फिर उनके बाद आए थे LN सिन्हा, उनके बाद थे K पराशरन, उसके बाद सोली सोराबजी, फिर G रामास्वामी, फिर आए थे मिलन के बनर्जी,
फिर अशोक देसाई, फिर सोली सोबारजी, फिर मिलन के बनर्जी दोबारा बने। ठीक है, उसके बाद बने थे गुलाम एस जी वहानवती, फिर मुकुल रोहतगी, ये सेकेंड लास्ट थे हमारे, और फिर के वेणुगोपाल। ठीक है ना, के वेणुगोपाल, ये अभी तक बने हुए हैं, 2017 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। तो एक बार आप लोग इनका नाम याद रख लेना, देख लेना एक बार, ताकि ऑप्शन में रहे इनमें से कौन नहीं थे तो आपसे बन जाए। चलिए बात कर लेते हैं इनके काम क्या है, इनके पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है ना, वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें पूछ लेते हैं ऑप्शन में, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको रिमेंबर कर लिया हो। ठीक है, तो वह भारत सरकार का क्या होता है, वकील के रूप में काम करता है। उसके बाद और देख लीजिए, अनुच्छेद 88 के अनुसार, ठीक है ना, अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि जो हमारे महान्यायवादी होते हैं वो संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन के बैठक या कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इनको मतदान करने का राइट नहीं होता। वोटिंग सिर्फ वही करते हैं जो सदस्य होते हैं कंसर्न्ड हाउसेज के, लोकसभा या राज्यसभा के, वही लोग वोटिंग कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ये बस भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन मतदान की बात आएगी तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया पहली बात कि 88 के अनुसार वो कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में से कहीं पर भी। फिर अब ये इनका पद का नाम क्या है, महान्यायवादी, प्रथम लॉ ऑफिसर भी होते हैं। तो अगला जो इनका पावर है वो क्या है, भारत के सभी कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब अधीनस्थ न्यायालय हो, वो किसी भी प्रकार के कोर्ट में बैठ सकता है, उनकी सुनवाई में, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और अधिकार होता है, ये राष्ट्रपति में आपने जाना होगा, आर्टिकल 143। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर, मुद्दे पर राष्ट्रपति जी भारत के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जी चाहे तो सलाह दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं। ठीक है, अगर सलाह दे भी दिए तो राष्ट्रपति चाहे तो मान सकते हैं या ना मान सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ये राष्ट्रपति हमारे 143 का यूज़ करेंगे तो राष्ट्रपति की तरफ से कौन उपस्थित होगा सुप्रीम कोर्ट में, महान्यायवादी। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, इनके पावर हैं। अब देखिए ये जो पद है ना, ये काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है, पूरे भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर है ये। ठीक है, तो ये अपनी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रख सकता है, चाहे तो रख सकता है, चाहे तो ना भी रखे। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है ये। ठीक है, तो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ये चाहे तो महान्यायवादी रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें महाधिवक्ता के ऊपर बात करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू क्लास।